नारायण नारायण। तो आज हम कुछ वाइवा क्वेश्चंस के ऊपर डिस्कस करेंगे जो डिजिटेशन बीपीसी 144 इग्नू के कोर्स मटेरियल के अकॉर्डिंग हो रहा है। और ये जो क्वेश्चंस है बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक नहीं है, बहुत सारे जनरल है। और ये क्वेश्चंस आपको आना ही चाहिए बिकॉज इसी के दौरान आपके जो एक्सटर्नल्स वाइवा वाले जो होंगे, जो वाइवा कंडक्ट करवाएंगे, वो उनके बेसिस में वो कुछ भी पूछ सकते हैं। बट इसी के इर्द-गिर्द आना चाहिए। सबसे पहले जब भी वाइवा के लिए कुछ चीज़ें मैं मीन्स बताना चाहता हूँ कि जब भी वाइवा के लिए आप तैयार करो, अपने आप को कॉन्फिडेंट रखो। आप अपने जो-जो चीज़ें मैं अभी डिस्कस करने वाला हूँ और उसके वीडियोज़ के बीच-बीच में मैं कहूँगा, उसको ध्यान से आप सुनना। उसको आप जैसे भी करके उसको आप अपने हिसाब से उसको अच्छे से कंडक्ट करवाना। अच्छे से आप उस अपने प्रोजेक्ट को समझो, ताकि वो जो प्रोजेक्ट है, वो जो आपका टॉपिक है, उसको आपको अच्छे से समझ आए, उनको लगे कि आप ही ने उसको बनाया है। बिकॉज़ बहुत सारे होते हैं कि बहुत जन अपने बाहर से बनाते हैं, ठीक है? तो उससे भी आपको कोई इश्यू नहीं है। बट आपका जो प्रोजेक्ट है वाइवा से पहले 1 दिन हो, आधा घंटा हो, 3 घंटा हो, क्योंकि दिस ऑब्वियसली टाइम और डेट तो पहले से पता चलती है। तो आप क्या करो, अभी से कुछ-कुछ अगर आपके पास टाइम है, ऑब्वियस सा बात है, थोड़ा-थोड़ा आप लर्न करो। उसके बाद मैंने जो क्वेश्चन में अभी इसमें जो-जो चीज़ें मैं डिस्कस करूँगा, उसको आप अच्छे से उसको पढ़ने की कोशिश करो। और ये जो टॉपिक्स है, ये सारी चीज़ें ये आपको आना चाहिए, ठीक है? और बहुत जनरल सा क्वेश्चन है, बट इसी के दौरान जो वाइवा वाले हैं, उसी के इर्द-गिर्द ही क्वेश्चन पूछेंगे। तो आपको इतना मीन्स अपना अपना ओवरलोड करके पढ़ना भी नहीं है, और इसको अच्छे से समझना और कॉन्फिडेंटली आपको वाइवा के लिए अपेयर होना है, ठीक है? आप हिंदी मीडियम से हो, आप हिंदी इंग्लिश मीडियम से हो, डज़न्ट मैटर। आपको आंसर मीन्स वो तो ऑब्वियस सा बात है, इंग्लिश में ही पे आपने अगर प्रोजेक्ट बनाया होगा तो उसी के बेसिस में आपको अच्छे से उसको कहना है। मीन्स आप अगर हिंदी में भी कह रहे हो, ठीक है? अपना जो भी हिंदी लैंग्वेज में भी अगर आप कह रहे हो, तो उसको अच्छे से आपको ये करना है, मीन्स एक्सप्रेस करना है, ताकि वो उनको समझ आए, ठीक है? और उसी के अपनी प्रोजेक्ट के हिसाब से वो आप अपने ये जो सारे क्वेश्चंस है अपने प्रोजेक्ट के हिसाब से आप उसको देख लेना। और कोशिश करना कि जितने सारी चीज़ें वो बहुत ईज़ी लैंग्वेज में हो, ज़्यादा तो ये ना हो। मीन्स जब भी आप वाइवा के लिए भी अगर प्रिपेयर कर रहे हो, तो बहुत ईज़ी वर्ड्स में आप प्रिपेयर करो, ठीक है? आप ऐसा फॉर एग्ज़ाम्पल एक टॉपिक आप एक लाइन में आप कोई टॉपिक लिखो और कोई भी चीज़ें लिखो, क्वेश्चन लिखो, और उसको जितने ज़्यादा अपने हिसाब से जितने आप एक्सप्रेस कर सकते हो, वही ज़्यादा मैटर करता है। तो सबसे पहले जब आप देखोगे कि अगर वो पहला क्वेश्चन आ सकता है बहुत जनरल पॉइंट ऑफ व्यू से, तो समराइज योर डिसर्टेशन इन 3 to 2 मिनट्स, जैसा इसे है, ठीक है? तो समराइज आप जब करोगे कि आपका डिसर्टेशन में आपने क्या किया, तो सबसे पहले आप क्या कहोगे? इंट्रोडक्शन के बारे में कहोगे कि मैंने इंट्रोडक्शन में ये सारी चीजें पॉइंट आउट की है। क्योंकि आपने इंट्रोडक्शन, जैसे आप प्रीवियस मेरे वीडियोस देखोगे, तो मैंने उसमें बताया कि इंट्रोडक्शन जो है बहुत सारे पॉइंट्स आप उसमें मेंशन करते हो, तो उसको थोड़ा थोड़ा आप समराइज करके समझो कि मैंने क्या किया, तो उसके हिसाब से आप कह सकते हो। एग्जैक्ट टू वर्ड तो होगा नहीं, एग्जैक्ट आपने जो लिखा वो तो मीन्स कहना मुश्किल है, इम्पॉसिबल। बट आप ट्राई करो कि जो भी चीजें हैं उसमें समराइज करके उनको हर एक पॉइंट का कुछ ओवरव्यू मिले। और वो शुरू करोगे इंट्रोडक्शन से, फिर रिव्यू ऑफ लिटरेचर से, फिर रिसर्च गैप कहोगे, फिर ऑब्जेक्टिव कहोगे, हाइपोथेसिस कहोगे, और रिजल्ट क्या आया वो कहोगे, और कंक्लूजन कहोगे। ये समराइज में ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो कहोगे। और उसके उसी के बीच में आप सैंपल साइज और अपना पॉपुलेशन वगैरह भी कह सकते हो, डेटा एनालिसिस कह सकते हो, ठीक है? तो इंट्रोडक्शन कहोगे, आरओएल कहोगे, रिव्यू ऑफ लिटरेचर कहोगे। अ, उसके बाद आप अपना रिसर्च गैप कहोगे, ऑब्जेक्टिव कहोगे, हाइपोथेसिस कहोगे, सैंपल साइज कहोगे, सैंपल पॉपुलेशन कहोगे, फिर आपने क्या टूल्स यूज़ किया, ठीक है, वो कहोगे। फिर टूल्स मीन्स डेटा एनालिसिस का टेक्निक्स कहोगे कि आपने कौन-कौन सी चीज़ें यूज़ की है। जैसे आप प्रीवियस वीडियो आप अगर आपने नहीं देखा, तो प्लीज़ प्लेलिस्ट में अपना प्रीवियस वीडियो देखो। उसमें मैंने बताया कि वो टेक्निक्स क्या चीज़ें क्या-क्या होती है, डिस्क्रिप्टिव होती है, कोरिलेशन होती है, ठीक है? ये सारी चीज़ें मैंने उसमें डिस्क्लोज़ की है। और आप इसी के भी दौरान इसमें आप पूरा अच्छे से उसको समराइज़ कर सकते हैं, ठीक है? और देन ये क्वेश्चन्स कुछ आते हैं, जैसे कि सिंगल मोस्ट इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन ऑफ रिसर्च, ठीक है? आपने क्या कंट्रीब्यूट किया है, ठीक है? सबसे
क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि आपने अपने इस प्रोजेक्ट को बनाने के बाद, इसके रिजल्ट आने के बाद आपको क्या लग रहा है कि इस प्रोजेक्ट में आपने क्या-क्या कंट्रीब्यूशन दिए, क्या की है, रिसर्च कौन-सी चीज़ों में की है। तो आप क्या कहोगे शुरू से अपने ऑब्जेक्टिव और हाइपोथेसिस को पूरा एलैबोरेट करोगे और उसके बाद अपने रिजल्ट का जो आंसर है उसको एलैबोरेट करोगे और उसके बाद जो कंक्लूजन आएगा थ्रू आउट द एरिया वो कह के आप खत्म कर सकते हो। तो ये जो चीज़ें है ना जो मैंने जैसा जो भी आप पढ़ रहे होगे उसी के बीच में आपको कहना है। ठीक है? हर एक सीक्वेंस में आपका प्रोजेक्ट ही आएगा और ज़रूरी नहीं कि कोई नया वर्ड्स आप बोलो, कोई ऐसा आउट ऑफ द वर्ल्ड क्वेश्चन का आंसर करो कि ताकि आपको उनको इम्प्रेस करने के लिए या कुछ नया पूछ रहे हो, वो वैसा कुछ नहीं है। आपको बस अपना प्रोजेक्ट में जो भी मीन्स चैप्टर वाइज़ है उसी को कंक्लूड करके चाहे ना चाहे आपको कहना पड़ेगा। तभी जो आपका ये मीन्स ये पूरा कवर अप होगा। वरना बहुत सारी चीज़ें बीच-बीच में सॉर्ट आउट मीन्स प्रॉब्लमैटिक होगी, हो सकता है कोई जो प्रोजेक्ट आपका है, उसको छोड़ के बहुत अलग चीज़ें आप कह सकते हो, तो वो चीज़ आप मत करना। मीन्स आप कुछ भी क्वेश्चन हो मैं जैसे अभी बताने वाला हूँ, हर चीज़ आपका प्रोजेक्ट के हिसाब से ही होगा। तो मैं जो-जो चीज़ें कह रहा हूँ इसमें प्लीज़ आप नोट डाउन करते जाओ अपने प्रोजेक्ट के हिसाब से, ठीक है? पेंसिल से नोट डाउन करते जाओ, अपना डिसर्टेशन नोट डाउन करते जाओ कि लास्ट टाइम में जब आप वीडियो देखने के बाद जब भी आप अपना प्रोजेक्ट ओपन करोगे तब आपको समझ आएगा कि ये सारे क्वेश्चंस आएँगे तो इसी की बेसिस में हम लोग प्लानिंग करेंगे मीन्स अपना वाइवा को कंडक्ट करने के लिए मीन्स वाइवा को तैयारी करने के लिए आप ऐसा प्लान कर सकते हो, ठीक है? तो ये जैसे सिंगल मोस्ट इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन आया तो मैंने बोला कि ऑब्जेक्टिव हाइपोथेसिस में जंप करते हैं। उसके बाद उसको थोड़ा-सा इलैबोरेट करके आप उसका रिजल्ट बता दो, ठीक है? क्योंकि ऑब्वियसली चैप्टर 5 में आपने किया होगा और उसी को कंक्लूजन थ्रू के हिसाब से खत्म कर दो, बस इतना ही। फिर आपका ये मोटिवेटेड यू टू चूज़ द टॉपिक तो पूछते कभी-कभी कि आपने ये टॉपिक क्यों चूज़ किया? तो ये वही क्वेश्चन है, उसको थोड़ा घुमा के मैंने लिखा है इसमें और बहुत सारे वेज़ में आप वो पूछ सकते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है आप कुछ ना कुछ अपना इमोशनल, कुछ अपना पर्सनल इमोशनल चीज़ें उसमें इंक्लूड करो। ऐसा मत कहो कि मुझे आजकल में ये टॉपिक मुझे अच्छा लगा और मैंने किया बिकॉज़ क्यों लगा? क्यों थोड़ा-सा इमोशनल टच दोगे ना क्योंकि साइकोलॉजी है तो थोड़ा-सा इमोशनल टच, थोड़ा पर्सनल टच दोगे तो ये थोड़ा उनको इम्पैक्ट देगा। जो सामने वाले होंगे उनको इम्पैक्ट देता है ये सारी चीज़ें, ठीक है? वो थोड़ा-सा इंक्लूड आपने कर देना है कि क्यों आपने ये टॉपिक चूज़ किया था, क्यों अपना टाइटल चूज़ किया था, ठीक है? फिर ये इसमें एक क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाई डिड यू इंडोर द मोस्ट रिसर्च प्रोजेक्ट व्हाट आर द फाइंडिंग्स मोस्ट चैलेंजिंग ठीक है तो इसमें सबसे ये जो क्वेश्चन है इसका क्या है कि आपने जब रिसर्च किया था तो क्या क्या चीजें आपको फेस करनी पड़ी और कौन सी चीजें आपको अच्छे 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 चीजें आपको समझ आई ठीक है इस प्रोजेक्ट करते टाइम आपको क्या क्या चीजें समझ आई आपने क्या क्या चीजें बहुत बेहतर तरीके से किया है तो इसको वो आराम से आप कह सकते हो कि फॉर एग्जाम्पल आप ये चीजें कह सकते हो कि इस प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट को बनाते टाइम मुझे नए-नए टेक्निक्स के बारे में समझ आया। मुझे पहले जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल स्ट्रेस है तो स्ट्रेस का बहुत सारी चीज़ें मुझे पता नहीं थी कि अलग-अलग फ़ील्ड के अकॉर्डिंग वो स्ट्रेस का लेवल और डिग्निटी अलग-अलग चेंज होता रहता है। तो स्ट्रेस एक टाइप का नहीं होता, बहुत टाइप के स्ट्रेस मुझे के बारे में पता चला। तो जैसे आप इंट्रोडक्शन में सारा चीज़ इलैबोरेट करते रहोगे सब टॉपिक्स के हिसाब से, वही चीज़ें आप यहाँ भी कहना है। तो मैंने कोई अलग चीज़ नहीं मीन्स कहने के लिए कह रहा हूँ, मीन्स आपका प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग ही आपको कहना है। ठीक है। फिर आपने चैलेंजेस क्या फेस किया तो बोलोगे कि सैंपल साइज में मीन्स सैंपल ऑफ पॉपुलेशन एरिया में टाइम कम था तो मैंने अपने कलीग्स को मैंने दिया था फिर डेटा कलेक्शन के लिए थोड़ा सा मुझे इशू हुआ फिर डेटा एनालिसिस करने के लिए मुझे थोड़ा टाइम टेकिंग लगा फिर जो भी प्रोसेस थे एकेडमिक प्रोसेस उसमें भी मुझे बहुत सारी चीजें पता चली और तो उसमें भी इशू हुआ तो ये सारे चैलेंजेस आप बोल सकते हो फिर आता है इफ यू वेर द स्टार्ट दिस प्रोजेक्ट अगेन वुड यू डू इट डिफरेंटली ठीक है तो एक ही प्रोजेक्ट का अगर दोबारा करोगे तो डिफरेंटली करोगे तो आप उसमें बोलोगे हाँ इसमें जैसे जैसे ऑब्जेक्टिव हाइपोथेसिस को मैंने इलोबरेट किया है तो मैं और भी चीजें जैसे ये जो क्वेश्चन आता है इसमें होता है कि फ्यूचर सजेशन का ये क्वेश्चन है याद रखना ये फ्यूचर सजेशन चैप्टर 7 का जो क्वेश्चन रहता है फ्यूचर सजेशन ठीक है लिमिटेशन डिलिमिटेशन एंड फ्यूचर सजेशन जो होता है उसी के रिलेटेड क्वेश्चन है तो जब फ्यूचर सजेशन के बारे में भी होता है तो यही कहोगे कि अब मैं आगे अगर ये सेम चीजें प्रोजेक्ट में करूंगा तो बहुत सारे मीन्स इसमें सैंपल साइज बढ़ाऊंगा इसमें टेक्निक्स बढ़ाऊंगा ठीक है इसमें एरिया जो पॉपुलेशन एरिया है जो सैंपल साइज का एरिया है वो मैं बहुत एलोबरेट करूंगा अलग से रखूंगा और सेंट्रिक रखूंगा अपने जो भी चीजें हैं जो प्रॉपर एथिक एथिक यूज पे करूंगा तो ये सारी चीजें आप उसमें इंक्लूड कर सकते हो ठीक है
फिर आता है चैप्टर वाइज क्वेश्चन जो जनरल व्यूज के अकॉर्डिंग होगा, बट इससे ज्यादा क्वेश्चन उसी के बेसिस में होगा, तो आप उसको हो सकता है कि आप इतना भी इलोबरेट करके इतना डिटेल में भी मत एक्सप्लोर कर दो कि बहुत सारे क्वेश्चन का आंसर आपको पता नहीं चले। बट मैं एक ट्रिक इसमें बता देता हूँ कि हर एक क्वेश्चन के हिसाब से आपको अपने ही प्रोजेक्ट के हिसाब से कहना है, जैसे मैं पहले से कह रहा हूँ। ठीक है, तो अपने प्रोजेक्ट को ही लाना होगा। अगर फॉर एग्जांपल लिखा है ये रिसर्च क्यों इंपॉर्टेंट है, तो फिर आप बोलोगे टाइटल के हिसाब से, अगर स्ट्रेस है तो वो बोलोगे, एंजाइटी है तो वो कहोगे, जो भी टाइटल है कहोगे कि ये आजकल के करंट सिचुएशन के हिसाब से चल रहा है। अगर मान लो कोई दूसरा टॉपिक ऐसा टॉपिक है जो किसी ने नहीं लिया, तो आप कहोगे कि सर ये बहुत रेयर टॉपिक है इंडिया में, इसको और एक्सप्लोर करने की जरूरत है। ठीक है, तो इसलिए मैंने ये चूज किया। तो आपको कहने का मतलब अपने हिसाब से आपको पॉजिटिव व्यू अपने देना है। अपना व्यू जब भी आप आंसर दोगे वाइवा में, तो पॉजिटिवली देना। ठीक है, हर एक पर्सपेक्टिव अपना पॉजिटिव रखना, ताकि उससे पता चलेगा कि वो सामने वाला है, वो मीन्स जो वाइवा ले रहे होंगे उनको लगे, उनको कन्विंस हो जाएगा कि चलो ये प्रोजेक्ट अच्छे से इन्होंने पढ़ा है, इन्होंने और इंटरेस्टफुली इसने कंडक्ट किया। ठीक है, फिर आता है कि यू प्रोवाइड एन इनिशियल प्रॉब्लम एरिया, कुड यू एलोबरेट। तो ये जो प्रॉब्लम रिसर्च प्रॉब्लम है, इसका रिलेटेड क्वेश्चन है जो चैप्टर 4 में हम लोग लिखते हैं। ठीक है, तो उसी के अकॉर्डिंग इसमें भी इंटरनल, इसमें मैंने क्यों लिखा है, ठीक है, उसका एक रीजन है। जब भी हम लोग सॉरी, जब भी हम लोग इंट्रोडक्शन इंक्लूड करते हैं, ठीक है, जब भी हम लोग इंट्रोडक्शन लिखते हैं, तो उसमें बहुत सारी चीजों को एसेंस होता है। एसेंस मीन्स बहुत सारा चीजें, छोटा छोटा चीजों में हम लोग उसको इलेबोरेट करते हैं, समझाते हैं कि आगे क्या होने वाला। क्योंकि इंट्रोडक्शन जो पार्ट है ना, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है, बिकॉज उसी में पता चलता है कि हम लोग आगे जाके कौन कौन सी चीजों में हम लोग उसको एक्सप्लोर करेंगे। तो आप जब भी इसमें इसमें क्वेश्चन पूछेंगे ना, तो क्वेश्चन इंट्रोडक्शन पार्ट में ही है, बट हो सकता है कि क्वेश्चन ऐसे भी पूछे कि आपका रिसर्च जो इंट्रोडक्शन जब शुरू से आपने लिखा था, तो ये सारे प्रॉब्लम्स, रिसर्च प्रॉब्लम कहाँ से शुरू हुई है, आपको कैसे पता चला कि ये रिसर्च प्रॉब्लम है। तो वो उसका आंसर कैसे दोगे आप, उसका आंसर ऐसा दोगे कि जो भी चीजें मैं पढ़ रही हूँ, मीन्स जो भी मैंने जब भी इंट्रोडक्शन पार्ट को मैंने टच किया, शुरू किया मेरा प्रोजेक्ट, तो उसमें से मुझे बहुत सारे एरियाज ऐसा लगा जो अभी तक एक्सप्लोर होने का रीजन था। कोई भी सेंटेंस हो, कोई भी चीज हो, अभी तक ऐसा मीन्स रिसर्च प्रॉब्लम ऐसा होना चाहिए कि वो भी उसको भी प्रॉब्लम मीन्स पॉजिटिव वेज में आपको लेना है, उसको नेगेटिव वेज में नहीं लेना। बिकॉज नेगेटिव वेज में अगर आप उसको कहोगे, तो हो सकता है कि वो क्वेश्चन अधूरा है, वो क्वेश्चन ऐसा इम्पैक्ट नहीं डाल सकता। तो कुछ भी चीजें आप रिसर्च प्रॉब्लम हो, फाइंडिंग्स हो, तो आपको नैरो मीन्स आपको बुक के हिसाब से भी नहीं, थोड़ा सा अगर याद रहेगा तो बहुत अच्छी बात है। रिसर्च प्रॉब्लम के बारे में आप चैप्टर 4 में जो भी आपने लिखा वो बता सकते हो। नहीं तो फिर ऐसा आपको कहना है कि जो रिसर्च प्रॉब्लम में जो अगर वो कहेंगे कि नहीं इसमें शुरू ही ऐसे करना है कि मान लो कि आपको बुक के हिसाब से मीन्स रिसर्च प्रॉब्लम के हिसाब से आपको याद नहीं है, और आप कुछ कहने वाले रिसर्च प्रॉब्लम उसको इंक्लूड करने वाले हो, बट उसमें आपको बोलना होगा उनको कि रिसर्च प्रॉब्लम में मैंने मेंशन किया, बट उसको छोड़ के ऐसे ऐसे करके मुझे कहना है, मीन्स उसको छोड़ के मैं स्ट्रेस में ये सारी चीजें चेंजेस लाना चाहती हूँ, या स्कूल के बेसिस में है तो इसमें मैं ऐसे करना चाहता हूँ। स्कूल में स्ट्रेस है तो स्ट्रेस को लेवल को कंप्लीट करने के लिए क्या है, तो अपना जो प्रोजेक्ट है उसको पॉजिटिव वे में आपको एक्सप्लोर करना है। अगर मान लो कि अपना जो सब्जेक्ट उसके बेसिस में नहीं हो, तो उनको पहले बताओ कि ये तो मैंने मेंशन जो भी किया है, उसको छोड़ के उसको उसको अवॉइड करके उसको उसको इंक्लूड करने के बाद एडिशनल मैं ऐसा ऐसा चीजें करने वाली हूँ, करने वाला हूँ, ऐसे आप कहोगे ना, तो उनको लगेगा कि चलो ठीक है, इसमें तो ये लिखा हुआ है, उसको पता था, इसको छोड़ के इसको बहुत सारी चीजें एक्सप्लोर करना। तो उनके एक पॉजिटिव एटमोसफेयर, पॉजिटिव रेस्पॉन्स आएगा। तो उसमें बहुत ज्यादा ध्यान देना, पॉजिटिव रेस्पॉन्स ही रहेगा। ऐसा नहीं करना कि उनको, कभी कभी क्या होता है ना कि रिसर्च प्रॉब्लम कुछ रहता है और उसी के बेसिस में हम लोग कुछ और वो वर्ड्स नहीं इंक्लूड कर पाते, क्योंकि याद नहीं रहता, और हम लोग को दिमाग में इतना टाइम नहीं रहता कि क्योंकि बहुत सारे वाइवर्स में क्या है, जल्दी जल्दी होता है, थोड़ा अलग से एक एटमोसफेयर क्रिएट हो जाता है, माइंड में बहुत सारे थॉट्स आने लगते हैं, जिसके कारण हम लोग उसको अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाते। तो कभी भी जब भी कुछ चीजें होंगी, तो उसको भी इंक्लूड करो, उसको मेंशन करो, या उसको कहोगी, उसको एक कर्टेसी दे दो, उसको एक रिस्पेक्टफुली उसको कहोगी, चलो ये चीज में सर मैम मैंने लिखा होगा, मीन्स ऐसा बोलो कि ये चीज कुछ कुछ चीजें मैं मेंशन की है, बट इसको छोड़ के ऐसा ऐसा करना है। ठीक है, तो वो सारी चीजों को जो वे है, मीन्स एक्सप्रेस करने का, जो अपना वाइवा को करने का जो एक्सप्रेस करने का वे है, उसको थोड़ा सा पॉजिटिविटी में लाओ, तो कामनेस में लाओ। ऐसा नहीं कि आप मीन्स लड़ रहे हो, आप कुछ अचीव करना है, ऑब्वियस सा बात है। आप
अपने लाइफ में उस वाइवा को कंडक्ट करके अच्छा मार्क्स लाने वाले हो, बट कुछ-कुछ सिचुएशन ऐसी होती है कि ब्लैंक हो जाता है दिमाग, उस समय वर्ड्स नहीं आते। तो उस समय आप ये सारे वर्ड्स को पॉजिटिवली कहीं सेटल अप करना सीखो, ठीक है? फिर जो प्राइमरी ऑडियंस है वो रिसर्च में कौन था, तो आप अपना पॉपुलेशन को कहोगे। ये सारी चीजें जो वर्ड्स है ना, प्राइमरी ऑडियंस है, ये सारे तो अपने में कहाँ इंक्लूड कर सकते हो? प्राइमरी ऑडियंस मतलब क्या? ऑडियंस मतलब वही है जो आपने रिसर्च किया होगा। तो प्राइमरी ऑडियंस का मतलब है कि कोई पर्टिकुलर नंबर तो नहीं हो सकता। ऑडियंस का नंबर का मतलब हो सकता है कि पॉपुलेशन है। तो सैंपल और पॉपुलेशन को जो मैंने मेंशन किया उसको थोड़ा याद करके ऑब्वियसली आप लिख सकते हो। और जब भी आपने अगर डिसर्टेशन नहीं बनाया, वाइवा का वीडियो देख रहे हो, तो कोशिश करना कि इतना सरल वे से जो भी आपने मेथड यूज कर रहे होगे और जो भी आपने लिखा होगा, वो बहुत ज्यादा मीन्स टेक्निकल ना हो, बहुत ज्यादा मीन्स एक ऐसा फेज में ना आ जाए कि हम लोग को बहुत ज्यादा मीन्स पर्टिकुलर याद करना पड़े। फॉर एग्जाम्पल पॉपुलेशन, आप कोई भी एरिया मीन्स आप जो एरिया में बिलोंग करते हो, जैसे दिल्ली एनसीआर हो या यूपी हो या आप अपना गली का एड्रेस हो, मीन्स आपका सिटी का नाम हो, उससे ही आप इसको रिलेट करते जाओ ताकि आपको याद भी ना करना पड़े। आप एक प्राइमरी एक जनरल व्यू लिख लो उसमें, पॉपुलेशन में एग्जैक्ट ये एरिया के बारे में। अगर मान लो आपका कोई पर्टिकुलर एरिया फोकस है, तो उसके बारे में आपको हमेशा याद रहेगा। बट आप अगर ऐसा चीज लिख दोगे जो आपको भी नहीं पता कि आपको कैसा परफॉर्म करना है, तो उसमें इशू हो सकता है। तो वो चीज आपको ध्यान देना है कि जब भी हम लोग कुछ चीजें लिखें, तो उसको ऐसे लिखे कि मुझे हमेशा जनरल पॉइंट ऑफ व्यू से वो हमेशा मुझे याद रहे, ताकि मुझे उसको पढ़ना भी नहीं पड़े। तो प्रोजेक्ट ऐसा बनाओ जो आपका रिलेटेबल लगो, ठीक है? आपको याद रहे वो सारा चीज, वो आपके इर्द गिर्द होना चाहिए। तो याद क्या चीज रहता है? याद वो चीज रहता है जो आपके साथ वो डे टू डे लाइफ में आप देख रहे हो डेली, या आप पहले से फेस कर चुके हो वो सारी चीजें। तो ऑब्वियस सा बात है, लाइफ में बहुत सारे साइकोलॉजिकल रीजन हो सकता है, तो अपने ऊपर भी प्रोजेक्ट बना सकते हो, बट उसमें नाम देने की जरूरत नहीं, किसी और का नाम दो। बट सिम्टम्स अपना हो सकता है, एरिया अपना हो सकता है। तो वो सारे ऐसे थोड़े रिलेटेबल बनाओगे ना, तो उसमें आपको ना कुछ मुझसे ऐसा नहीं लगेगा कुछ नया चीज पढ़ रहा हूँ। और वो अच्छा से कॉन्फिडेंटली आप वाइवा भी दे सकते हो, ठीक है? तो वो प्राइमरी ऑडियंस के बारे में जब भी बात आए, जैसे मैंने बताया था इसमें, तो वो सैंपल पॉपुलेशन के बारे में आप लिख सकते हो, बता सकते हो, ठीक है? फिर देन आता है आउटलाइन ऑफ योर एम्स एंड ऑब्जेक्टिव, व्हाट आर द मोस्ट डिफिकल्ट टू अचीव एंड व्हाई, ठीक है? विच वाज द मोस्ट डिफिकल्ट टू अचीव एंड व्हाई। तो जब भी ये क्वेश्चन आएगा, तो ये पहला क्वेश्चन तो बहुत कॉमन है, आ सकता है, ठीक है? एम्स एंड ऑब्जेक्टिव, तो एम्स ऑब्जेक्टिव ऑब्वियसली आप जो लिखा हुआ वो बोलोगे। और एम्स जो है वो आप एडिशनल अपने इंट्रोडक्शन पार्ट में ही से ही निकालोगे। फॉर एग्जाम्पल स्ट्रेस बारे में है, तो स्ट्रेस में कौन सा एरिया से, इंडिया इंडिया से रिलेटेड है, कोई सिटी से रिलेटेड है, कोई स्टूडेंट से रिलेटेड है, कोई पेरेंट्स से रिलेटेड है, जो अपना प्रोजेक्ट है उसके सब टॉपिक्स के रिलेटेड है, वही उसी को एम्स कहोगे, उसी को एम जनरेट करके उसमें लिखने की जरूरत नहीं है। उसमें आप लिखो नहीं लिखो डजेंट मैटर, बट आपका एक्सप्रेस करने का वे में ये सारे एम्स हो सकता है, बता सकते हैं। अगर वो कहेंगे कि इसमें लिखा नहीं है आपने, क्यों? तो कहोगे कि मैम देखो, एम्स एम्स को मैंने शायद ही एलोबरेट करने के बहुत सारे रीजन हो सकते थे, बट मैंने उसको वहां पर मेंशन नहीं करने का रीजन ये है कि वो थोड़ा सा ये जो आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट हो सकता है। एम को लिखने का कोई अच्छा जगह मुझे मिला नहीं, कोई चैप्टर वाइज मुझे मिला नहीं, तो उसके लिए मैंने ऐसा किया कि उसको उसको अच्छे से मैंने कवर कर पाया, ठीक है? उसको मैंने अभी अगर जैसे आपने पॉइंट आउट किया, तो मैं इन फ्यूचर में इसको अच्छे से कवर कर सकता हूँ। और उसको जो ऑब्जेक्टिव है उसको मैं अच्छे से एलोबरेट कर सकता हूँ, ठीक है? बट मैंने ऑब्जेक्टिव में मैंने अपने एम के अकॉर्डिंग ही लिखा है। तो आप जब ये ऑब्जेक्टिव में पढ़ूंगी या पढ़ूंगा, तो उसमें आपको पता चलेगा कि एम्स भी इंक्लूड है, ठीक है? एम्स का जो एसेंस है वो उसको मैंने इंक्लूड किया, तो ये पॉजिटिव में आप इसको इंक्लूड कर सकते हो। फिर जो डिफिकल्ट वे में अचीव हो सकता है, क्यों? है तो फिर अपना जो लिमिटेशन वाला पॉइंट आपने लिखा होगा, ठीक है? उसी को थोड़ा-सा घुमा-फिरा के आपको कहना है कि ये सैंपल साइज़ छोटा था, या टेक्निकल वेज़ में बहुत सारी चीज़ें जो सॉफ्टवेयर्स बीच में आ गए थे, ठीक है? सॉफ्टवेयर मुझे टाइम नहीं मिला उसको कवर करने के लिए, तो उसी के चलते ये सारी चीज़ें उसको इंक्लूड किया, ठीक है? तो जैसे कि जो इसमें दूसरा क्वेश्चन में अगर हम आएँगे, तो उसमें लिखा हुआ है कि ब्रीफ आउटलाइन ऑफ द मेथोडोलॉजी इन दिस चैप्टर, ठीक है? व्हाट आर द मोस्ट एप्रोप्रिएट
अप्रोच फॉर ए रिसर्च क्वेश्चन इन नटशेल, ठीक है। तो इसमें जो हो सकता है व्हाट इज योर मेथोडोलॉजी ऐसा पूछ लें, तो आप बता सकते हो कि जो मेथोडोलॉजी है उसमें मैंने रिसर्च जो भी आपने जो पॉइंट्स इंक्लूड किया उसको ओवरव्यू दोगे थोड़ा, अगर उतना याद भी नहीं है तो आप अपना वही ऑब्जेक्टिव और हाइपोथेसिस थोड़ा थोड़ा आपको इंक्लूड करके आप बता सकते हो कि मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो कहाँ जा रहा है, ठीक है। और उसमें टेक्निक्स होता है, उसमें टूल्स होता है, उसमें सैंपल साइजेस होते हैं, ये सारी चीजें तो आपको याद रहना ही चाहिए। वो बहुत जनरल है, इसमें कुछ आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट कुछ क्वेश्चंस आंसर नहीं है, तो बहुत जनरल व्यूज के हिसाब से उसमें आप आंसर दे सकते हो, उसमें समझ सकते हो वो आंसर को, ठीक है। और वो क्वेश्चन को समझने के लिए वही ऑब्जेक्ट, अब जो जनरल है उसको ही ध्यान दो। मेरे कहने का मतलब है कि जो भी जनरल नॉलेज है उसको याद रखो, ज्यादा कॉम्प्लिकेट मत करो। बहुत सारे स्टूडेंट है यहाँ वहाँ, मीन्स मैं बोलना नहीं चाहता हूँ, बट यहाँ वहाँ चीजें बहुत सारे वो सुन सुन के मतलब यहाँ वहाँ डिस्क्लोज करके कि इसमें ऐसा पूछा था वैसा पूछा था, बट जरूर उसके देखो, फॉर एग्जाम्पल ना मान के चलो कि आपका वो सेशन नहीं है, उससे पहले आप जो भी चीजें आप याद कर रहे होगे, उसके बाद उसको वही उसी टाइम पर फिर एडिशनल चीजें याद कर रहे हो, तो हो सकता है कि जो पुरानी चीजें उसको भी टाइम नहीं मिल रहा होगा कन्विंस करने के लिए। तो इधर-उधर की बातें जितने कम देखोगे, आपका वाइवा है, आपको पूरा कॉन्फिडेंट रहना है। और अगर मेरा ये वीडियो आप देख रहे हो तो ऑब्वियसली मेरा कहने का मतलब ये है कि जनरल पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ क्वेश्चंस है जो उसके बेसिस में ही आएगा, बाकी आपको सिर्फ उसको मोल्ड करना है। ठीक है, अपने प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग आपको मोल्ड करना है, कुछ नया चीजें नहीं बतानी, कुछ कॉम्प्लिकेटेड चीजें खुद से भी ऐड ऑन नहीं करना है, ताकि उनको सामने को भी क्लियर व्यू हो और आपको, क्योंकि जब भी टेक्निकल बातें आती है ना वो ज्यादा स्ट्रिक्टली बोलते हैं कि आप टेक्निकल बातें कह रहे हो तो पूरा एग्जैक्टली अपना प्रोजेक्ट के हिसाब से, बट आप जब जनरल व्यू से पूछोगे ना, जब जनरल व्यू से यहाँ वहां से कुछ ना कुछ इंक्लूड करके कहोगे, तो उनको लगेगा नहीं कि आपको, चलो उसका कोई क्राइटेरिया नहीं रहता, बिकॉज टेक्निकल बातों का बहुत ज्यादा नॉर्म्स रहता है, बहुत सारी चीजें रहती जो उसको इंक्लूड करना पड़ता है। तो जैसे कि मेथोडोलॉजी पार्ट का वो कुछ भी उन्होंने पूछा है, तो ऑब्वियस सा बात है ये बहुत जनरल व्यू होगी, रिसर्च प्रॉब्लम समझना है, ऑब्जेक्टिव हाइपोथेसिस समझना है, साइज और सैंपल साइज और पॉपुलेशन समझना है, ठीक है। फिर टेक्निक समझना है, टूल्स समझना है, टूल्स में क्या क्या चीजें मैंने इंक्लूड की है वो समझना है। तो वो सारी चीजें आपको उसमें इंक्लूड करके बतानी है, ठीक है। फिर आता है कि इसमें रिव्यू ऑफ लिटरेचर में थ्योरीज वगैरह बहुत सारे लिखे होते हैं और उसको कैसे टैकल करोगे, सबसे बड़ा चीज तो वही होता है। तो उसमें जब भी आप सारी चीजें पढ़ोगे, उसको देखोगे, तो उसमें पता चलेगा कि आपका जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है वो है कि जो आपने थ्योरीज लिखा उसको थोड़ा थोड़ा करके आप एक वन लाइनर बना लो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कितने ईयर्स का लिया, तो आप इलोबरेट करके बोलो कि थ्योरीज आप पूरा एग्जैक्टली वन टू वन करके नहीं बोल सकते हो। तो आप क्या करो कि जो भी चीजें आप लिखे हो उसको क्या करो, उसको पूरा समरअप करो, ठीक है। जैसे ईयर वाइज उसको डिवाइड कर दो, ग्रुप कर लो उसको, ईयर वाइज कितना ईयर्स लिखे हैं, ठीक है, वो आप बता दो शुरू शुरू से। उसके बाद ईयर कितना ईयर्स को इंक्लूड किया, पुराना किया तो क्यों किया उसको जस्टिफाई कर दो, ठीक है। वो पूछते हैं कि पुराना लिटरेचर आपने यूज किया, क्योंकि जिससे बनाया होगा खुद भी बनाया होगा तो पुरानी चीजें ही ज्यादा दिखेगी, ज्यादा पेपर्स आती है, और नए नए चीजों का इतना एक्सप्लोर नहीं होता तो उसका डेटा सही से नहीं मिल पाता, बिकॉज लिटरेचर रिव्यू को सिर्फ लिखना नहीं है, मतलब ईयर वाइज लिख दोगे और उसका जो मतलब आपको एसेंस है वो नहीं लिखना, सारा उसका एक पॉइंट होता है कि उसका ऑथर का नाम, उसका ईयर, ठीक है, सैंपल साइज, उसका रिजल्ट, ये सारी चीजें आपको एक समरी करके लिखना होता है, एक पैराग्राफ वाइज लिखना पड़ेगा। जो भी आपने जैसे ये प्रोजेक्ट बनाया था इसका भी एक समरी की कोई ना कोई यूज करेगा अगर आप इसको पब्लिश करोगे, ठीक है। ये तो बात का बात है, बट फिलहाल के लिए ऐसा समझो कि उसमें भी पूरा प्रोजेक्ट का एसेंस रहता है। तो कभी कभी क्या होता है लिटरेचर रिव्यू में, कभी कभी जो ऑनलाइन अवेलेबल रहते हैं जो भी सोर्सेस, तो वो पूरा इलोबरेट नहीं कर पाते, बट जो पुराने रिसर्च है, जो नए नए रिसर्च है, उसमें तो बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस होते हैं, तो वो ज्यादा मीन्स एक्सप्लोर नहीं हो पाते, उसको एक्सट्रैक्ट में इतना सारा चीजें नहीं बताया जाता है। बट आप जब पुराने रिसर्च में जाओगे या कोई ऐसा डेटा डेटा डिक्शनरी जगह में जाओगे या जो डेटाबेस में जाओगे, तो उसमें पुराने जो रिसर्च पेपर्स है उसको ज्यादा इलोबरेट करके बताया जाता है। तो ये आपके ऊपर है कि आप पुराना डालो नया डालो, आपको जैसा जो डेटा मिला वैसा डालो, बट उसको अच्छे से परफॉर्म करो। जब भी वाइवा का टाइम है तो उसको जस्टिफाई करो, उनको ये मत कहो कि मैंने गलत बनाया, ये कहो कि मैंने सही, मेरे हिसाब से मैंने कैसे सही बनाया, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, क्योंकि उनका पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत सारा चीज आ रही है। उनका पॉइंट ऑफ व्यू से वो तो ये भी कह देंगे कि ये प्रोजेक्ट ही अधूरा है, आपको तो कुछ नहीं पता, बट आपको कन्विंस करना है कि मैंने जो प्रोजेक्ट बनाया उसको पूरा कंप्लीट बनाया है।
मेरे नॉर्म्स के अकॉर्डिंग, मेरे मैनुअल के अकॉर्डिंग ही मैंने पूरा अच्छे से बनाया। तो उसको ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। उसको कहना, उसको समझना बहुत ज़रूरी है। उसको कन्विंस करवाना बहुत ज़रूरी है। उसको जस्टिफिकेशन करना बहुत ज़रूरी है। तो ये सारे वर्ड जो है ना, जो हिंदी मीडियम वाले भी अगर ये वीडियो देख रहे हैं, तो वैसा अपने आप को अलग मत समझो। उसको समझो कि मैं अपने से कुछ चीज़ कर रही हूँ, कर रहा हूँ, और उसको अच्छे से इलैबोरेट करो। उसको वैसा नहीं है कि मुझे बहुत सारे वर्ड समझ नहीं आ रहे। बहुत नॉर्मल वेज़ में इसको डिस्क्लोज़ करो, उसको वो समझो। जब भी आपका वाइवा का टाइम में आएगा, तो आपको 2-3 दिन, 4 दिन, 1 दिन भी मिल रहा है ना, तो आप उसी को क्या करो, उसी को रिकॉर्ड करो। उसको आईना में कहो, उसको रिकॉर्ड करो, जो पढ़ रहे हो उसको कैसे ज़्यादातर वर्ड ऐड ऑन कर सकते हो, क्योंकि उसमें लिखना तो नहीं है, उसको सिर्फ़ वाइवा देना है। तो अपना वर्ड्स के हिसाब से मैं क्या-क्या चीज़ें ऐड कर सकता हूँ, कर सकती हूँ, उसको ही ज़्यादा मीन्स ध्यान दो, और कुछ उसमें ज़रूरत नहीं है, कुछ उसको समझना नहीं है। तो ये सारी चीज़ें जो है ना, मैं कह रहा हूँ इसलिए क्योंकि जनरल पॉइंट ऑफ व्यू से आता है, और इसी में आप टैकल कर सकते हो। ये वीडियो बनाने का रीज़न ही ये था कि सिर्फ़ क्वेश्चन देना नहीं है, कुछ सिर्फ़ ये नहीं है, ये भी समझाना है कि टैकल कैसे करते हैं। उसका स्ट्रैटेजी जब तक मैं नहीं दूँगा, तो ये वीडियो हमेशा अधूरा रहेगा। क्योंकि थ्रू आउट द जो भी आने वाले ये जो वीडियो देखने वाले स्टूडेंट्स हैं, जो भी चीज़ें आएँगे, कोई भी वाइवा हो लाइफ़ का, ठीक है? कुछ भी आप अपना क्वेश्चंस आपको देख रहे हो, तो आपके पास टाइम नहीं है, बट अपना स्ट्रैटेजी हमेशा बना के रखो। कैसे उसको टैकल करें, कैसे उसको मगा करें, कैसे उसको कंप्लीट करें, उसमें ज़्यादा ध्यान रहना चाहिए। ठीक है? तो कमिंग टू माय टॉपिक, तो इसमें जब आप थ्योरीज़ वगैरह सारा चीज़ उसमें बोलोगे, तो इतना इलैबोरेट नहीं करना है, उसको ग्रुपिज़्म हिसाब से बाँट दो। जैसे ईयर बताए, ठीक है? अच्छा से ईयर बताओ उसमें कि कितने कौन-कौन से ईयर का मैंने डाला है। अगर पुराना डाला है, तो क्यों डाला? जस्टिफाइड दो। ऐसे भी कह सकते हो कि पुराने जैसे इसलिए डाला क्योंकि वो ज़्यादा जेन्युइन मीन्स वो ज़्यादा अपना डेटा को सपोर्ट कर रहे थे, ठीक है? उनका जेन्युइनिटी ज़्यादा रहता है, उनका जो प्रूफ करने का तरीका वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहता है। नए रिसर्च में इतने सारे काउंटर बैक्स नहीं आते हैं, और बहुत सारी चीज़ें नहीं होती, तो उसमें हो सकता है कि हम लोग कुछ-कुछ चीज़ें उसमें समझ नहीं आए, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें आपको इंक्लूड करना है। फिर आता है कि इसमें लिटरेचर रिव्यू में डिड यू एनी क्रिटिकल वर्क, ठीक है? मिस यू एनी क्रिटिकल वर्क, आपने कुछ-कुछ चीज़ें आपने कब डिसाइड किया, में से इसमें हो सकता है कि आपने बाकी सारी चीज़ अगर इतना सारा लिखा, तो कोई भी टॉपिक के रिलेटेड आपने रिव्यू ऑफ लिटरेचर कोई 5 या 6 टॉपिक दिया होगा, तो उससे आगे क्यों नहीं बढ़ा? ये क्वेश्चन भी अगर आएगा, तो आप कैसे टैकल करोगे? कहोगे कि ड्यू टू द टाइम लिमिटेशन एंड माय रिसर्च गैप, ठीक है? आइडेंटिफाई द रिसर्च, जो भी सारी चीज़ें थी, उसको समझने के लिए मैंने इतना ही डाला, ताकि मैं अपने प्रोजेक्ट के आगे में ये कर सकती हूँ। और उसके बाद ये जो मैंने चीज़ें डाली है, उसके बाद ही मुझे लगा कि ये जो मेरे प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग, ये जो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग मैंने जो रिसर्च किया, इसके लिए इतना ही बहुत सफिशिएंट था। बिकॉज़ बहुत सारी रीज़न्स हो सकते हैं, डेटा साइज़ कम हो सकता है आपका, ठीक है? एरिया लिमिट कम हो सकता है, टाइम पीरियड कम हो सकता है, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें आप इसमें बता सकते हो। फिर आता है रिसर्च गैप। तो रिसर्च गैप में क्या होता है, जब मैंने बताया था लास्ट वीडियो में, इसमें भी मैं वही बता रहा हूँ कि लिटरेचर रिव्यू जब भी हम लोग इंक्लूड करते हैं, तो आइडेंटिफाई द गैप। लिटरेचर रिव्यू में हम लोग अपना जो रिसर्च का गैप है, उसको आइडेंटिफाई करता है, ताकि हम लोग को अपना ऑब्जेक्टिव और हाइपोथेसिस को मिले, ठीक है? तो वो जो चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ें इसमें भी लिखा है कि कुड इट बी दिस गैप एग्जिस्ट फॉर द गुड रीज़न, और व्हाई डू वन एड्रेस इट, ऐसा है। क्या आपको कैसे दिख गया, बाकी सबको क्यों नहीं दिखा? तो उसमें भी पॉजिटिव व्यू में आप बता सकते हो कि ये जो रिसर्च है, इसको मैंने अच्छे से एक्सप्लोर किया था, और अब उसको गैप को फाइंड आउट किया, बट ये अच्छे रीज़न से मीन्स ये गैप को एग्जिस्ट करना गुड रीज़न या बैड रीज़न का बात नहीं है। बट ये पॉजिटिव और ये का बात नहीं है, ये बात ये है कि इसको जस्टिफाई करने के लिए ये मुझे गैप मिला था। और बाकी सब मैंने क्यों बाकी सब स्टूडेंट क्यों आइडेंटिफाई, बाकी कोई रिसर्चर क्यों आइडेंटिफाई अभी तक नहीं किया? तो उसके लिए आंसर तो सर मेरा एक वर्ड में नहीं हो सकता, बिकॉज़ मैंने बहुत स्मॉलर बेस से उसको एक्सप्लोर किया है, और वो मुझे नहीं लगता कि ये जस्टिफाई हो सकता है कि अगर मैं उसके ऊपर कोई कमेंट कर सकता हूँ, तो ऐसा भी आप कह सकते हो। क्योंकि कुछ क्वेश्चन्स ऐसे होते हैं, जो आप अगर एड्रेस भी कर दोगे, तो वो आपके अकॉर्डिंग नहीं हो सकता, क्योंकि बहुत सारे हो सकते हैं, जैसे एड्रेस वाला क्वेश्चन। आप कैसे कर सकते हो दूसरों को एड्रेस कि भाई ये बाकी सब क्यों नहीं कर पाए, मैं कर पाऊँ? तो ये कॉन्फिडेंटली आप आंसर दे सकते हो कि क्योंकि ये सारी चीज़, बट आपका रिसर्च बहुत लिमिटेड है, याद रखो। आप थीसिस पेपर नहीं कर रहे हो, आप डिसर्टेशन कर रहे हो, जो डिसर्टेशन जब भी वर्ड्स आ जाता है ना, वो आ जाते हैं लर्निंग फेज के हिसाब से। ठीक है? पढ़ो मीन्स ऐसे समझो कि लर्निंग हम लोग पढ़ रहे हैं, हम लोग कुछ अभी तक पढ़ रहे हैं, हम लोग प्रॉपर रिसर्च नहीं किया।
अगर प्रॉपर रिसर्च करना होगा तो थीसिस पेपर वगैरह लिखते हैं। तो ये जो चीजें हैं, ऐसा अपना लिमिटेशन दो, अपने आप को दो, अपने आप को रेस्पेक्ट दो, सामने वालों को रेस्पेक्ट दो, कि ताकि ये पॉजिटिव वे में जाए। ठीक है, इसका कहने का मतलब वो। फिर थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क कंपेयर टू द पॉसिबल फ्रेमवर्क यूज्ड द सुपीरियर फॉर द स्टडीज। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि जो भी थ्योरेटिकल वर्ड्स आप लिख रहे हो तो उसमें कंपेयर कर सकते हो पुराने और नए के लिए। ठीक है, पुराना रिसर्च और नया रिसर्च के लिए आप बता सकते हो। ठीक है, फिर भी लिखा है कि विच ऑथर एंड स्टडी डू यू एग्री विथ द मोस्ट। ठीक है, ऐसा बोलने के लिए पहले आप ये बोल सकते हो सॉरी, इसमें बोल सकते हो कि जो भी मैंने इसमें इंक्लूड किया वो मोस्टली पुराने और नए को इंक्लूड जैसे भी आपने किया होगा उसी के अकॉर्डिंग आप कहोगे कि ये रिसर्च को यही सारे ऑथर्स और ये जस्टिफाई कर पा रहे थे बिकॉज इसका जो टॉपिक है, क्योंकि जो लिटरेचर व्यू है उसका जो ऑथर्स और जो भी अब रिसर्च पेपर पास्ट रिसर्च हम लोग ऐड करते हैं तो वो अपना टाइटल के अकॉर्डिंग होता है। तो ये सारी चीजें आप बोलोगे टाइटल के अकॉर्डिंग था। ठीक है, मेरे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग था, मुझे उसी के बेसिस में आगे रिसर्च करना था, तो ये इसलिए मैंने इसको इंक्लूड किया। फिर रैशनल ऑफ स्टडीज में क्या है कि हम लोग क्या क्या समझाते हैं, तो कभी कभी क्या होता है कि रिसर्च प्रॉब्लम उसमें इंक्लूड होता है, पॉलिसीज इंक्लूड होते हैं। ठीक है, वो लिखने का तरीका है। बट एट लास्ट हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग अपना गैप इंक्लूड करते हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग हम लोग बहुत सारी चीजें इंक्लूड कर सकते हैं। बुक के अकॉर्डिंग जो बीपीसी 144 के बुक के अकॉर्डिंग बहुत सारी चीजें उसमें लिखी है। बट अपना पॉइंट ऑफ व्यू ऐसा देना है कि जो रीजनल स्टडीज क्या होता है, तो आप रिसर्च क्या बोलोगे, उसमें पॉलिसीज होते हैं, लिखते हैं, मेंशन करते हैं, वो आप बताओगे। फिर आप जस्टिफिकेशन करते हो अपने स्टडीज को, तो ये सारी चीजें आप ऐड ऑन करके उसमें बता सकते हो। ठीक है, फिर आते हैं मेथडोलॉजी। मेथडोलॉजी में जैसे मैंने बताया कि जो रिसर्च प्रॉब्लम होता है वो बताते हैं। ठीक है फिर बहुत सारी चीजें जैसे कि इसमें मैंने सैम्पलिंग टेक्निक क्या यूज किया है, टूल्स क्या यूज किया है, टेक्निक्स क्या यूज की है। ठीक है, सैंपल पॉपुलेशन क्या यूज किया है, वही उसी को जो जनरल व्यू है वो आप अब बता सकते हो। ज्यादा इलोबरेट भी नहीं करना है और फोकस्ड रहना है। ठीक है, ऐसा भी नहीं करना है कि हम लोग वो आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट ऐसा बात कह रहे हैं जो बुक में है ही नहीं, वैसा नहीं। क्योंकि कुछ कुछ चीजों में आप मोल्ड कर सकते हो, मैनिपुलेट कर सकते हो वर्ड्स को, बट कुछ चीजें कांस्टेंट रहना ही जरूरी है, बिकॉज वहीं से सारा एसेंस है। जैसे कि मेथोडोलॉजी पार्ट, उसको पूरा अच्छे से याद करके एग्जैक्ट जो लिखा है वही बताओ। उससे ज्यादा अगर मोल्ड करोगे तो वो पूरा सब्जेक्ट ही खत्म हो जाएगा। हम लोगों का जो सब्जेक्ट का जो प्रोसेस है, जो वे है, जो गाइडेंस है, जो एरिया, वो ही बदल जाएगा। तो यूजुअली मेथोडोलॉजी पार्ट है वो थोड़ा सा स्ट्रिक्टली वो आप उसको लर्न करके रखो। ठीक है, इसलिए मैं बोलता हूँ कि जब भी आप मेथोडोलॉजी पार्ट या कोई भी थ्योरीज लिख रहे हो तो अपने लिमिटेशन में लिखो, जो आप बता सकते हो वही लिखो। उससे ज्यादा अगर लिखोगे तो ऑब्वियस बात है आपको आगे जाके भी प्रॉब्लम हो सकता है। ठीक है, फिर इसमें आता है एथिकल चैलेंजेस, और ये सारी चीजें अगर जो पूछेंगे पूछना है कि जो सारे जो कलेक्शन करते टाइम ये सारे प्रॉब्लम हुई, और बहुत सारे चीजें मैं बताने से इसमें एक्सप्लोर नहीं कर पाई, आगे करूंगा, मैं ऐसा करूंगा। तो ये सारी चीजें आप अपने जो वर्ड्स है उसको मोल्ड कर सकते हो। बट जो मेथोडोलॉजी पार्ट है इसमें सैंपल साइज, पॉपुलेशन, ठीक है, ऑब्जेक्टिव हाइपोथेसिस, टूल्स और टूल्स, डेटा कलेक्शन का टूल्स और टेक्निक्स, ये सारी चीजें उसको आप चेंज मत करो, एग्जैक्टली जो है वैसे ही बताओ। ठीक है, उसके बाद जो रिजल्ट आता है, रिजल्ट वो एनालिटिकल वेज और बहुत एबिलिटी के हिसाब से आप उसको फाइंडिंग्स जो है अपना आराम से सरल वे से बताना। ठीक है, उसमें स्टैटिस्टिकल वर्ड्स जो भी वैल्यूज है उसको इंक्लूड करना, बहुत कम करना, बिकॉज उसी में हो सकता है कि कुछ कुछ पॉइंट्स इधर उधर हो जाए तो वो पॉइंट आउट करेंगे कि इसमें तो कुछ और रिजल्ट आया, इसमें क्यों नहीं आया। तो जो भी है इसमें भी थ्योरी ही डालना, जो भी चीजें हैं थ्योरेटिकल वेज में ही इसको कंप्लीट करना। और हर अगर आपने प्रोजेक्ट बनाया होगा तो अपना इंटरप्रिटेशन देना मत भूलना, कि एक के टेबल के बाद अपना एक पॉइंट बनना। अगर आपने बना भी दिया होगा तो उसमें कुछ एक्सप्लेनेशन दिया होगा, कुछ डिस्कशन बताया होगा लास्ट में, तो उसको कवर करने के लिए मत भूलना। आप उसी को सारा पढ़ना जरूरी है, बिकॉज जो वाइवा होगा उसको जितना थ्योरेटिकल बेस में आप टैकल करोगे वही ज्यादा इजी रहेगा। अगर उसमें वैल्यूज ऐड कर दिया, कुछ स्टैटिस्टिकल चीजें आपने बोलने लगी, ठीक है, कुछ न्यूमेरिकल पार्ट आपने अपने वर्ड से इंक्लूड करने लगे, तो हो सकता है कि वो प्रॉब्लम हो। फिर आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फाइंडिंग सरप्राइजेज यू द मोस्ट। ठीक है, तो सरप्राइजेज जो फाइंडिंग्स है जो आपका वो बताना है, इसमें क्वेश्चन का बोलने का तरीका है। तो वो जो जो फाइंडिंग्स वो डिस्कशन पार्ट में आप लिख सकते हो, या तो अगर मेरे से अपन प्रोजेक्ट बनाया हो तो एक इंटरप्रिटेशन पार्ट में टेबल के बाद देता हूँ, उससे पहले भी देता हूँ। तो वर्ड्स को हमेशा ध्यान देना है कि आपने क्या रिजल्ट आया वो ध्यान देना है। ठीक है,
फिर इसमें चैलेंजेस, फाइंडिंग्स, क्या-क्या चीज़ें हैं, वो जो चैप्टर 2 में मेंशन है उसी को यहाँ पर इंक्लूड करके कैसे आपने मोल्ड किया होगा वो आप बताओगे, ठीक है? जो भी चीज़ें आपने बताया होगा उसी को इर्द-गिर्द घुमाना है। तो जो रिज़ल्ट आया वो कैसा आया, ठीक है? अगर आपने कुछ टेक्निक्स के वाइज़ में उसमें अगर आप कोरिलेशन यूज़ कर रहे हो, डिस्क्रिप्टिव यूज़ कर रहे हो, ठीक है? रिग्रेशन यूज़ कर रहे हो, एनोवा यूज़ कर रहे हो, टी-टेस्ट यूज़ कर रहे हो, तो ये सारी चीज़ों का जो फाइंडिंग्स आया, कैसा आया, कितना आया, ठीक है? अगर सॉरी, न्यूमेरिकल वाइज में नहीं तो नॉर्मल वाइज में आप बता सकते हो, ठीक है? उसको अच्छे से आप इंक्लूड कर सकते हो उसमें। फिर एडवांटेज डिसएडवांटेज जो आता है वो आता है, लिमिटेशन और जो सारी चीज़ों में वो कैसे हो सकता है। तो ये जो इंटरप्रिटेशन पार्ट है उसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट वही रहता है कि 2 टाइप का पढ़ो। पहले टेक्निक वाइज का जो रिजल्ट आया, टेबल वाइज में जो रिजल्ट आया उसको लिखो। ऑब्जेक्टिव मीन्स अपना हाइपोथेसिस और ऑब्जेक्टिव को प्रूव करते-करते क्या-क्या चीज़ें आए वो वैसा पढ़ो। इंडिविजुअली पढ़ो, ठीक है? अलग-अलग सेपरेटली पढ़ो, फिर एक कंक्लूजन वाइज में एक समरी वाला पढ़ लो, कि दोनों के लिए रेडी रहो। हो सकता है वो पूछे कि डिस्क्रिप्टिव स्ट्रैटेजिक आपने यूज़ किया तो वो क्या होता है? जैसे मैंने बताता हूँ, तो जो आप टेक्निक्स भी यूज़ कर रहे हो ना, उसके बारे में ही समझो कि डिस्क्रिप्टिव स्ट्रैटेजिक क्या होता है, कोरिलेशन क्या होता है। बहुत नॉर्मली वेज में आप उसको कवर कर सकते हो, ठीक है? तो जो टेक्निक्स आप यूज़ करो उसका बेसिक समझो, ठीक है? जो-जो क्योंकि टेक्निकल वेज में बहुत सारी चीज़ें होती है इसमें इंक्लूड करने के लिए, तो जो टेक्निक्स आप यूज़ करो उसको बेसिक वेज में आप पढ़ो उसको समझो कि क्या-क्या चीज़ें उसमें इंक्लूड हो सकती है, ठीक है? फिर दूसरा हो सकता है कि आपने जो-जो टेक्निक यूज़ किया उसका रिज़ल्ट क्या आया? पॉजिटिव कोरिलेशन अगर निकाल रहे हो तो कोरिलेशन का क्या पॉजिटिव नेगेटिव आया? टी-टेस्ट का आया तो कौन-सा वेज ग्रुप ग्रुप से ज़्यादा इन्वॉल्व था? रिग्रेशन यूज़ कर रहे हो तो कौन-सा प्रेडिक्टेबल वैल्यूज़ किससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बड़ा और छोटा था? तो ये सारी चीज़ें आप बता सकते हो। फिर जो कंक्लूजन आता है, कंक्लूजन में हम लोग क्या बताते हैं, जो मैंने बताया कि उसमें समरी बताते हैं, ठीक है? उसमें कंक्लूजन बताते हैं, उसमें कौन-कौन सी चीज़ें जो पॉलिसी होता है, वो सारे जो होते हैं क्वेश्चंस होते हैं, जो जैसे आपने लिखा होगा, इसमें बहुत सारे वर्ड्स मैंने इंक्लूड किया है। हो सकता है आपका पैराग्राफ बहुत आप कुछ अलग वे से है, ठीक है? बट जो टाइटल है, चैप्टर 1 का जो टाइटल है, उसी के बेसिस में आपका सबटाइटल्स भी बनेगा और सारी चीज़ें वहीं पर इंक्लूड करोगे। तो कंक्लूजन इम्प्लीकेशंस होता है तो वो कंक्लूजन के बारे में समझाओगे, उसके नीचे क्या-क्या चीज़ें आप इंक्लूड कर सकते हो और क्या आगे आपने प्रोजेक्ट को कैसे आप उसको एक्सपैंड कर सकते हो, ये सारी चीज़ें आप बता सकते हो, ठीक है? फिर फीचर सजेशन लिमिटेशन में मैंने जैसा बताया था कि आपने लिमिटेशन बताओगे, नाम पढ़ के ही समझ पाओगे, लिमिटेशन बताओगे, उसका डिलिमिटेशन बताओगे। तो ये सारे क्रिटिकल पॉइंट हैं जो अब मुझे लगता है कि बहुत अलग से नहीं आ सकता है। तो अगर पूछ ले कि वो मेथड्स क्या है, मेथड्स अगर वो कुछ-कुछ क्वेश्चन्स ऐसा पूछ ले जैसे डिपेंडेबल वेरिएबल को इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स क्या है? तो अभी सब बात है आप अपना प्रोजेक्ट देखो, निकालो, टाइटल निकालो और सबसे ऑब्जेक्टिव में जाओ। फिर जाने के बाद आप देखो कि उसका जो मेन पर्पस है, फॉर एग्ज़ाम्पल आप कोरिलेट किससे कर रहे हो, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल आप स्ट्रेस है, स्ट्रेस कोरिलेट कर रहे हो एकेडमिक परफॉर्मेंस से, तो स्ट्रेस जो है वो हो गया आपका डिपेंडेबल वेरिएबल, ठीक है? मीन्स इंडिपेंडेंट वेरिएबल, क्योंकि वो इंडिपेंडेंट है। स्ट्रेस के साथ क्या कर रहे हो? मीन्स मेन क्या है? मेन जो आप किससे कंपेयर कर रहे हो? तो मेन स्ट्रेस के बिना एकेडमिक परफॉर्मेंस आ जाता है, उसमें इमोशनल वेलबींग आ जाता है। बट स्ट्रेस क्या है वो कांस्टेंट है, उसी के बेसिस में सारा चीज़ कर रहे हो, तो वो इंडिपेंडेंट हो जाता है। जो मेन सोर्स रहता है वो हमेशा इंडिपेंडेंट रहता है, ठीक है? बाकी जो डिपेंडेंट रहता है, ठीक है? वो डिपेंड वो रहता है कि उसके थ्रू हो रहा है, उसके बिना नहीं। क्योंकि स्ट्रेस के बिना एकेडमिक परफॉर्मेंस और इमोशनल इंटेलिजेंस भी अगर निकालोगे, अपना प्रोजेक्ट में वैसा बनाया हो, टाइटल वैसा बनाया हो और आप बोल रहे हो कि नहीं मुझे इंडिपेंडेंट बनाना इसको मीन्स एकेडमिक अचीवमेंट बनाओ, तो फिर टाइटल भी चेंज होगा। उसमें स्ट्रेस आप फाइंड आउट नहीं कर रहे हो, स्ट्रेस लेवल्स फाइंड आउट नहीं कर रहे हो, तो फाइंड आउट किसको कर रहे हो? तो जिसको फाइंड आउट कर रहे हो, जो सब्जेक्ट को, जो सिम्पटम्स को फाइंड आउट कर रहे हो, उसको इंडिपेंडेंट ही रखना, ठीक है? बाकी सब डिपेंडेंट होएगा, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें आपको समझ आनी चाहिए और रेफरेंस में इतने सारे क्वेश्चन पूछते नहीं है, बट अगर पूछ ले तो ये सारे क्वेश्चंस आप ध्यान दे सकते हो। बट जो मेन है वो है इंट्रोडक्शन 1 और 2, ठीक है? और 4, 5, ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट, इसी में सारा चीज़, इसी से सारा चीज़ इंक्लूड और एक्सक्लूड होगा। कुछ मोल्ड करना है तो मोल्ड करके आंसर पूछेंगे। तो वो आपके मीन्स वो वाइवा के ऊपर डिपेंड करता है, एक्सटर्नल के ऊपर डिपेंड करता है। बट जो जनरल पॉइंट ऑफ व्यू है वो है कि मोल्डेड योर वर्ड्स, जो सिंपल बात है, लास्ट का बात है कि मोल्डेड योर वर्ड्स, उससे पहले चीजें नहीं होंगी। तो आप वैसा है उसको कवर वैसा आप लिखो कि वो सारी चीजें वैसे उसके अकॉर्डिंग ही घूमते जाए और वो सारी चीजें आगे जाके आपको प्रॉब्लम ना दे।
तो उसी में आप ध्यान दो, ठीक है? तो आज का वीडियो के लिए इतना ही, और उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छा लगे, और जो चैनल है उसको सब्सक्राइब और लाइक करें।